तो हम लोग देख लेते हैं, हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो हो गया है ना। इसका देखो एक छोटा सा हम यहाँ पे आप लोग के लिए फॉर्मेट बना दे रहे हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे फर्स्ट। इसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एंड उसके अलावा यहाँ लिखेंगे हम फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है। इसके बाद हमने बताया कि सिंपली हमें लेजर बनाना है, लेजर ड्रॉ करना है, एंड लेजर में ये साइड हमारा हो जाएगा रिसीट साइड एंड ये है पेमेंट साइड। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होगा, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस होगा आइदर कैश, बैंक और बोथ। एंड क्लोजिंग क्या होगा बेटा, बाई बैलेंस सीडी, अगेन आइदर कैश, बैंक और बोथ। यहां हम हमेशा क्या लिखने वाले हैं, टू कैश रिसीव्ड, यहां बाई कैश पेड। अभी किसी भी फॉर्म में हो, आप लोगों को पता है कि चाहे पैसा आया हो या पैसा गया हो, हम इस तरीके से लिखेंगे। इसका ये रहा टोटल, एंड यहां ओवरऑल टोटल करके हम अपने लेजर को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि लेजर हमेशा बोथ साइड इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इक्वल नहीं आया तो ये कहीं ना कहीं इसका बैलेंस रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके पास होते हैं उसमें इन दोनों की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का। एंड इसमें हमने जो भी पॉइंट्स अभी डिस्कस किए थे कि जैसे नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम नहीं इंक्लूड करेंगे एंड सो ऑन, उन सबको जब हम रिसीट एंड पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो वो एक प्रॉपर चार्ट बना देंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या समझने की कोशिश करें कि अकाउंट बनता कैसे। अब आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। ये आप लोग नोट कर लेना कॉपी पे। अब हम लोग आएंगे इनकम, ये हमारा फर्स्ट अकाउंट होगा, और सेकंड ये होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो सिंपली पहले हम इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी और क्या नहीं आएगा। यहाँ आएगा फॉर द ईयर एंडेड, इसका भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, फॉर द ईयर एंडेड, एंड सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी लेजर बनाना होता है। अच्छा, अब पहले इसके पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। इधर हम ये रब कर रहे हैं, इसके पॉइंट्स पे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो ये किसके इक्विवेलेंट है, हमने पहले ही बताया कि इट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन जिनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है उनको तो दिक्कत नहीं होगी, जिनको नहीं बनाना आता है वो भी सीख जाएंगे। तो ये इक्विवेलेंट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम हमेशा कैसे बनाते थे कि जितनी भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड डालते थे, जितने भी एक्सपेंसेस होते थे वो डेबिट साइड डालते थे, पहली चीज। दूसरी, अगर हमें अपने कह लो कि सरप्लस एंड डेफिसिट, दैट इज जो कि हमारा प्रॉफिट लॉस होता है, अब क्योंकि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस की बात नहीं होगी, सरप्लस डेफिसिट की होगी। अगर हमें करेक्ट सरप्लस डेफिसिट जानना है तो हम क्या करते हैं कि इस अकाउंट में सिर्फ वो चीजें डालते हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड है, मतलब पास्ट ईयर से जो रिलेटेड होगा और फ्यूचर ईयर से जो रिलेटेड होगा उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे या फिर कह लो एक्सक्लूड कर देंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी आइटम हो, चाहे वो कैश आइटम हो चाहे वो नॉन कैश आइटम हो, हम उसको इंक्लूड करेंगे। सिर्फ किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। क्लियर है? तो देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इट इज इक्विवेलेंट टू कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश आइटम एज वेल एज नॉन कैश आइटम, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसमें कैश आया नहीं आया, कैश गया या नहीं गया, सिर्फ एक करंट ईयर से रिलेटेड है तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी करंट ईयर्स आइटम है वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, है ना। एंड इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जितनी रेवेन्यू आइटम है सिर्फ वो रिकॉर्ड करेंगे।
मतलब रेवेन्यू आइटम मतलब रेकरिंग नेचर जो डे टू डे बेसिस पर इनकर करते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल नेचर की, तो कैपिटल नेचर के आइटम को कहाँ रिकॉर्ड करना होता है, बैलेंस शीट में, तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर से समझो, हमने बोला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तुम लोगों को 4 चीज का ध्यान रखना होता है। पहला कि ये इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे ये बनाएंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद नहीं है तो याद करते हैं। सबसे पहला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो सारे के सारे इनकम एंड वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम इंक्लूड करते हैं जो कि रेवेन्यू नेचर के हों। रेवेन्यू नेचर मतलब जो डे टू डे बेसिस पे इनकर करे, ठीक है, या फिर कह लो रेकरिंग नेचर का हो। क्लियर, जो बैलेंस शीट आइटम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमने बताया कि अगर हम बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो जो भी खर्चे या जो भी इनकम करंट ईयर से रिलेटेड होगी वो आपको बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। ठीक, करंट ईयर से रिलेटेड। तो अब पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर का क्या करेंगे, उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो भी आइटम्स होंगे वहां कैश और नॉन कैश नहीं देखते, मतलब जो भी रिकॉर्डिंग होती है यहाँ पे वो अक्रूअल बेसिस पे होती है। व्हाट इज अक्रूअल बेसिस, जो पीरियड बेसिस पे अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। वहां हम ये नहीं देखते कि उसमें पैसा आया या नहीं, पैसा गया या नहीं। अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड खर्चा है तो हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है, करंट ईयर से रिलेटेड इनकम है तो बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है और हमने उससे बोला है कि हम पूरे ईयर का आपको 12,000 रुपीज का पेमेंट करेंगे, दैट इज पर मंथ 1,000। हमने इस साल उसको पेमेंट किया 10,000 का, 2,000 का पेमेंट नहीं किया, तो क्या बुक्स में हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या 10,000 दिखाएंगे? नहीं। इस साल से रिलेटेड खर्चा कितना है, 12,000, तो वो पूरा का पूरा 12,000 हम कहाँ दिखाएंगे, इस बुक्स में दिखाएंगे। क्लियर है? तो ओवरऑल इनकम एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा है एक्सपेंस साइड और ये है हमारा इनकम साइड। जब भी कोई इनकम होगी तो वो बाई साइड में हमें रिकॉर्ड करना है। किसी भी फॉर्म में इनकम होगी, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो नॉर्मल जर्नल डोनेशन हो, इनकम ही है ना। वो सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होगी, इनकम साइड। एंड जितने भी खर्चे होंगे जैसे सैलरी, जैसे ओनोरारियम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे क्या है, हमारे खर्चे हैं। तो इनको हम कहाँ रिकॉर्ड्स कर लेंगे, एक्सपेंस साइड और डेबिट साइड। और इनकम कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। बेसिकली हमारे रूल पे ही तो बेस्ड है ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो वही तो कर रहे हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस उनको डेबिट में डालेंगे और जितनी भी इनकम है उसको क्रेडिट में डालेंगे। तो सिंपली याद रखना कि अगर इस साल से रिलेटेड सैलरी 12,000 है, तुमने पेमेंट इसमें से 10,000 ही किया है, तो यहाँ हम क्या दिखाएंगे, ये पूरा का पूरा 12,000 यहाँ दिखेगा। और ये जो 10,000 का आपने पेमेंट किया है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स में पेमेंट साइड आप पूरा दिखाते हो कि आपने 10,000 की सैलरी का पेमेंट किया। ठीक, तो इसके बाद मैम ये 2,000 कहाँ जाएगा, 2,000 चला जाएगा बैलेंस शीट में, जो आप दिखाओगे कि आपको अगले साल पे करना है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। यहाँ देखो हम इस चीज को क्लियर करें कि अगर मान लेते हैं कि सैलरी हमारी 12,000 है, इसमें से 10,000 आपने पे किया है एंड 2,000 आपने पे नहीं किया है, ठीक है, उस केस में ये पूरी की पूरी सैलरी क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड है तो ये कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 10,000 जो आपने पेमेंट किया है वो जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, एंड 2,000 जो नहीं पे किया वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। तो सिंपली आपको बस इतना याद रखना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम कि यहाँ सारी चीजें अक्रूवल बेसिस पे फॉलो होती हैं। आपने उसके लिए पेमेंट किया हो या ना किया हो, पेमेंट रिसीव किया हो या ना किया हो, अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो वो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, पास्ट ईयर से रिलेटेड एंड फ्यूचर ईयर से रिलेटेड को एक्सक्लूड कर देते हैं। एंड लास्ट, चाहे वो कैश आइटम हो चाहे वो नॉन कैश आइटम हो, आपको उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। बस इतना याद रखना कि वो किस नेचर का होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का। तो अगर हम लोग इनकम एक्सपेंसेस की बात करें तो बट ऑब्वियस वो किस नेचर की होगी, रेवेन्यू नेचर की, दैट इज रेकरिंग नेचर की। क्लियर है? देख लेते हैं एक और चीज, ये जो हमने अकाउंट बनाया है इसको आप जब क्लोज करोगे, है ना, ये सारी इनकम आप एड ऑन करोगे, इसको लेस करोगे तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा, अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस तो लिख नहीं सकते, तो कैसे लिखते हैं, देखो लिखेंगे एक्सेस ऑफ, ज्यादा क्या है, इनकम ज्यादा है ना, तो टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हम ये दिखाते हैं कि हमारी इनकम ज्यादा है कंपैरेटिवली किससे, एक्सपेंडिचर से, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सरप्लस बोल सकते हैं।
एंड इसको हम यहाँ लिखते हैं कि ये ट्रांसफर होगा कहाँ, ट्रांसफर टू कैपिटल। जनरली तुम लोग लिखते थे कैपिटल और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल फंड। अब कैपिटल फंड क्या है उसका डिस्कशन हम लोग बैलेंस शीट में करेंगे। बट अगर मान लो हमारा एक्सपेंस ज्यादा है इनकम के कंपैरिजन में, तो फिर यहाँ लिखेंगे बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डेफिसिट। और इसको भी हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा, कैपिटल फंड में, या फिर कह सकते हैं कि बैलेंस शीट में हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं, दैट्स इट। एंड बोथ साइड क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर ही तो ये आएगा ना, आइदर ये बैलेंसिंग फिगर होगा या ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एक्सपेंडिचर में भी आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट लॉस बनाया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं याद है तो सिर्फ इतना याद रखना, करंट ईयर से रिलेटेड है रिकॉर्ड कर दो, अगर वो रेवेन्यू आइटम है रिकॉर्ड कर दो। एंड उसके लिए हम लोग बेसिस क्या रखते हैं, अक्रूवल बेसिस। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें इनकम एक्सपेंडिचर की, तो ये किस तरह का अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसका मतलब किस नेचर का ये अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट है ना। हमने बताया था कि रिसीट पेमेंट कौन से नेचर का था, रियल अकाउंट, एंड इनकम एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है, चलो तो इसको तुम लोग नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को बुक्स में कैसे बनाते हैं और कौन कौन से आइटम्स उसमें इंक्लूड करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट सिंपली देखो वैसे ही बनती है, लायबिलिटीज असेट, जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते थे। ये साइड असेट साइड होता है, ये कैपिटल फंड एंड लायबिलिटीज होता है। अच्छा, असेट एंड लायबिलिटी का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, कैपिटल बोलते थे। यहाँ क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड बोलेंगे। दैट इज एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज विल बी इक्वल टू कैपिटल फंड। ठीक है, तो बेसिकली बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड। पहले हम लोग कैपिटल वर्ड यूज करते थे, अब क्या यूज करेंगे, कैपिटल फंड यूज करेंगे। ठीक, अच्छा, अब इस कैपिटल फंड में जनरली क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला होगा कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर्स। अगर मेंबर्स ने कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा तो वो कैपिटल फंड में इंक्लूड होगा। लीगेसीज होगी, वो क्या होता है अभी हम इस पर डिस्कशन करते हैं। दो ये पॉइंट हो गया। अगर एंट्रेंस फीस है तो वो यहां इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा जो भी एक्यूमुलेशन हुआ है ओवर ईयर्स, मतलब हर साल जो भी सरप्लस हो रहा है या जो डेफिसिट हो रहा है वो भी हम कहाँ इंक्लूड कर लेते हैं, इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, वैसे तो डोनेशन दो तरह का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। अभी हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। बट हमने क्या बोला कि अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो वो भी कैपिटल फंड का पार्ट बन जाता है। हाँ, अगर आप लोग चाहो तो कैपिटल फंड में ये जो चीजें आई हैं जैसे एंट्रेंस फीस है, लीगेसीज है, स्पेसिफिक डोनेशन है, इसको हम लोग अलग से भी लिख सकते हैं। बट जनरली होता क्या है कि इस साल ये सारी चीजें अलग से लिखने के बाद नेक्स्ट ईयर जब हम कैपिटल फंड दिखाते हैं ना, तो कैपिटल फंड में ये सारी चीजें ऐड ऑन कर देते हैं। आप लोग को सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आउटसाइड लायबिलिटीज है वो अलग दिखाते हैं और बाकी सारी चीजें कैपिटल फंड में ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जैसे अगर मान लो हमारा अपना क्लब है तो क्लब के बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उन्होंने जो भी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल फंड में। हर साल जो भी हमें सरप्लस डेफिसिट हो रहा है वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल फंड में। कोई स्पेसिफिक डोनेशन है वो भी कैपिटल फंड का पार्ट बनेगा। अगर एंट्रेंस फीस मिली है, लीगेसीज मिली है, तो वो भी किसका पार्ट बन जाएगा बेटा, कैपिटल फंड का। लीगेसीज क्या होता है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम इसकी पूरी नोटिंग कराएंगे। लीगेसीज मतलब इफ इन केस मान लो कि एक पर्सन है एक्स, ठीक, उसके पास प्रॉपर्टी तो बहुत है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है उसके पास, बट उसने अपनी विल बनाई और विल में ये चीज लिखा है कि उसके मरने के बाद वो पैसा पूरा का पूरा किसी को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को या एनजीओ को दे करके जाएगा। अब उसकी डेथ हो गई तो एज पर उसकी विल क्या होगा कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी, उसका पूरा जो बैंक बैलेंस है वो किसको दे दिया जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके नाम उसने किया है अपना पैसा। तो वो जो पैसा वो मरते टाइम डोनेट करके जा रहा है वही होता है लीगेसीज। लीगेसीज मतलब जब कोई पर्सन अपनी विल में ये मेंशन करता है कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करके जा रहा है, तो ये जो डोनेशन होता है एज पर विल,
ये जो डोनेशन है एज पर विल, इसको हम कहते हैं लीगेसीज। क्लियर है? तो बट ऑफ इज लीगेसी, सो वन ही टाइम होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हम साल में 4 बार मरने वाले हैं, पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली यही चीज बोला है कि मरते टाइम अगर हमने विल में लिखा है कि हम अपना पूरा पैसा किसी को डोनेट करके जा रहे हैं, तो उसी पैसे को बोलते हैं लीगेसीज। एंड क्योंकि वो वन टाइम ही आना है, इसलिए वो किसका पार्ट बन जाता है? कैपिटल फंड का। ये हमने जितनी भी चीजें लिखी है सब वन टाइम वाली हैं, साल में एक ही बार तुम्हारा सरप्लस होगा। एंट्रेंस फीस भी जनरली होता है ना कि अगर हम कहीं पे एंट्री ले रहे हैं तो एक ही बार उसको एंट्रेंस फीस पे करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, पूरे जिंदगी के लिए एक बार हम अगर पेमेंट कर रहे हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, तो वो भी किसका पार्ट बन जाता है? कैपिटल फंड का। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसका पार्ट बनेंगी? कैपिटल फंड का। बट याद रखना एक और चीज, वैसे तो तुम लोग हमेशा कैपिटल फंड देखोगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इस कैपिटल फंड की जगह हम लोग वर्ड एक्यूमुलेटेड फंड भी यूज करते हैं। हमने क्या बोला? प्रैक्टिकल लाइफ में कैपिटल फंड की जगह भी हम एक्यूमुलेटेड फंड भी यूज कर सकते हैं। और इसको हम कब यूज करते हैं? जब मेंबर्स ने कोई पैसा कंट्रीब्यूट ना किया हो, तो उस केस में ये जो सारा का सारा पैसा है, ये कहीं ना कहीं हमें बाहर के लोगों से मिला, ये सरप्लस डेफिसिट है, तो उस पैसे को हमने इकट्ठा किया है और उस इकट्ठे फंड को हम क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड फंड। मतलब अगर पैसा मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया है तो कैपिटल फंड, अगर नहीं किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूमुलेटेड फंड। क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर्स नहीं है तो ये सारे के सारे कौन से फंड्स है जो कहीं ना कहीं से हमें मिले हैं। और सरप्लस की अगर बात करें तो सरप्लस डेफिसिट क्या होता है? कि एक्यूमुलेटेड होता है, जिसको हम बहुत टाइम से एड ऑन करते जा रहे हैं। क्लियर है? तो कैपिटल फंड ही यूज होगा हर क्वेश्चन में, तुम लोग कैपिटल फंड ही देखोगे। बट कैपिटल फंड की जगह कई बार हम लोग एक्यूमुलेटेड फंड भी यूज करते हैं। एंड एक्यूमुलेटेड फंड एक ही कारण से यूज होता है, जब कंट्रीब्यूशन मेंबर्स ने ना किया हो तो। ठीक, इसको नोट डाउन आप लोग कर लो बैलेंस शीट को। अब इसके बाद हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। वो सारे के सारे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि उनका क्या नाम है, क्या मतलब है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा। पर पहले आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है।